हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 45 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। दोस्तों, तो आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जानेंगे कॉप 27 और इसके परिणाम के बारे में कि कॉप 27 है क्या और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और इसका जो सम्मेलन का उद्देश्य है वह क्या है। ठीक है, सम्मेलन के प्रमुख सकारात्मक परिणाम क्या है और भारत की भागीदारी इसमें क्या है। ऐसे मुद्दे जिनका समाधान नहीं हो पाया है कॉप 27 के तहत, होगा या नहीं, है ना। ये सभी बातों को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और क्या कह रहा है कि अन्य कॉपो सम्मेलन की तुलना में COP यानी कॉप 27 किन मायनों में अलग है, ये इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह मैगजीन फायदे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आप अपने पढ़ाई के साथ करंट अफेयर को जोड़ के रखें हमेशा। ठीक है, लेकिन आपके पास नहीं पहुंच पाता है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना, जिससे आप भी इससे जुड़े रहे। करंट अफेयर आप साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में लेकर चलते रहे, जिससे आपके नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा होता रहेगा। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक में। तो क्या कह रहा है कि चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन COP 27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुआ। ठीक है, तो यह चर्चा में क्यों है। तो इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, तो इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की पार्टियों के सम्मेलन COP के 27वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है कि क्या आप अवगत हैं किससे भाई, तो COP से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो कह रहा है कि पार्टियों का सम्मेलन COP या कॉप संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। यानी ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन को जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला जो एक निकाय है वह है COP। ठीक है, और COP क्या है, यो पार्टी यानी पार्टियों का कॉन्फ्रेंस होता है। इसमें वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन पर UN फ्रेमवर्क संधि पारित की गई और इसके लिए समन्वय संस्था UNFCCC स्थापित की गई। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष COP की मेजबानी एक अलग देश द्वारा की जाती है और इस तरह की पहली COP बैठक COP1 जो जर्मनी में 1995 में हुई थी। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आ जाए या अगर कोई किसी तरह के आप वनडे के एग्जाम में तैयारी करते हैं तो कहेगा कि COP की प्रथम बैठक कहाँ हुई और कब हुई, तो क्या कहना है कि जर्मनी में और 1995 में। ठीक है, उसके बाद सम्मेलनों में विश्व के नेताओं, वार्ताकारों और मंत्रियों तथा नागरिक समाज, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा भी भाग लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि UNFCCC को घोषित लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती लाना है। ठीक है, इनका जो घोषित है, इस बार जो घोषित किया लक्ष्य वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन को मतलब कटौती करना है। ठीक है, ताकि मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के खतरनाक दुष्प्रभावों की रोकथाम की जा सके। अब तक 197 पक्षों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1994 से यह संधि लागू हो गई और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष संधि के संबद्ध पक्ष के सम्मेलन या COPs औपचारिक वैश्विक जलवायु शिखर बैठकें आयोजित की जाती रही।
जिसमें पॉइंट है कि हालांकि वर्ष 2020 इसका एक अपवाद है, चूंकि कोविड-19 महामारी के कारण COP27 के आयोजन में एक वर्ष की देरी हुई, जो यानी 2021 में हुई, 2020 के बदले। अगला पॉइंट देखते हैं कि इन बैठकों के दौरान देशों ने मूल संधि में, ठीक है, में विस्तार के लिए वार्ता आगे बढ़ाई गई है ताकि उत्सर्जनों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी कटौतियां स्थापित की जा सके। इसमें पॉइंट है कि उदाहरण स्वरूप वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल और वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौता, जिसमें सभी देशों ने वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने और जलवायु कार्रवाई वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को मजबूती देने पर सहमति व्यक्त की। अब क्या कह रहा है कि अन्य कॉप सम्मेलनों की तुलना में COP27 यानी COP27 किन मायनों में अलग है। तो इसमें देखते हैं कि सब इसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिछले जो कॉप सम्मेलन हुआ है उसकी तुलना जो 27 कॉप है उसकी साथ करेंगे, तभी तो हम अलग कर पाएंगे। तो देखते हैं कि वर्ष 2015 में हुई पेरिस जलवायु समझौते के बाद वर्ष 2021 में 5वीं बार UN वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP26 आयोजित किया गया। चूंकि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया था। अगला पॉइंट है कि COP26 के दौरान ग्लासगो जलवायु समझौते पर सहमति हुई, जिसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात कही गई है। अगला पॉइंट है कि पेरिस समझौते को वास्तविकता में पूर्ण रूप से लागू किए जाने की सिलसिले में भी प्रगति दर्ज की गई और व्यवहारिक उपायों के लिए पेरिस नियम पुस्तक पेरिस रूल बुक को अंतिम रूप दे दिया गया, ठीक है, दिया गया। ग्लासगो सम्मेलन के दौरान वार्ता कक्षों के भीतर व बाहर भी नेट शून्य उत्सर्जन, वन संरक्षण और जलवायु वित्त पोषण समेत विभिन्न क्षेत्रों में अनेक संकल्प लिए गए। उसके बाद है कि इस सम्मेलन जो है COP27 है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि पहला है कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती, ठीक है। तो इसका उद्देश्य इस बात की निगरानी करना है कि सभी देश अपने उत्सर्जन में किस प्रकार से कटौती कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट है कि देशों से यह दर्शाने की अपेक्षा की है कि वे किस प्रकार ग्लासगो सम्मेलन में हुई सहमति को लागू करने, जलवायु योजनाओं की समीक्षा करने और उत्सर्जन कटौती के लिए कार्य योजना तैयार करने पर काम कर रहे हैं। इसके लिए अनुकूलन तो जलवायु परिवर्तन दस्तक दे चुका है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और वैश्विक तापमान वृद्धि की गति धीमी करने के लिए हर संभव प्रयासों से इतर देशों को जलवायु परिवर्तन के नतीजों का सामना करने के लिए स्वयं को ढालना होगा ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उसके बाद है कि UNFCCC का स्पष्ट रूप से मानना है कि मौजूदा व भावी जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए अनुकूलन वित्त पोषण के स्तर में बड़ी वृद्धि की जानी चाहिए की आवश्यकता है। निजी व सार्वजनिक सभी स्रोतों से यह किया जाना होगा और सरकारों, वित्त संस्थाओं, निजी क्षेत्रों सहित सभी पक्षों को इसका हिस्सा बनना होगा। जलवायु वित्त पोषण एक बार फिर COP27 सम्मेलन के दौरान एक बड़ा विषय है। वित्त पोषण संबंधी चर्चाएं पहले से ही एजेंडा का हिस्सा है। अगला पॉइंट देखते हैं कि यूक्रेन रूस युद्ध। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भूदृश्य में परिवर्तन हुआ है। निसंदेह यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से महंगाई बढ़ी है और वैश्विक ऊर्जा, खाद्य व सप्लाई चेन में संकट उपजा है। उसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है, सम्मेलन के प्रमुख सकारात्मक परिणाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि यह जो हुआ है कि 6 से मतलब 18 नवंबर 2022 में हुआ है। वेयर क्या, शर्म इल शेख है ना। उसके बाद यहाँ पे है शर्म इल शेख, ये देश
मिस्र में है ना, मिस्र, ये देख सकते हैं, ये वाले खाड़ी देश है ये सब, इजिप्ट, ठीक है। तो इनके एजेंडा क्या क्या है ये सभी हम देखेंगे। तो सब देख लिया, वो तो उद्देश्य है ना। उसके बाद देखते हैं सम्मेलन के प्रमुख सकारात्मक परिणाम क्या आया है। तो हानि और क्षति कोष की स्थापना, हानि और क्षति कोष की स्थापना पर सहमति बनी है। इससे चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने वाले गरीब सुभेद्य देशों की सहायता की जाएगी। जिसमें अगला पॉइंट है कि हानि और क्षति पर सेंटियागो नेटवर्क के कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन को प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सुभेद्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है कि विकासशील देशों ने हानि व क्षति कोष की स्थापना के लिए मजबूती से कई बार अपील की है, ताकि उन देशों के लिए जो इसके प्रभावों से सबसे अधिक जूझ रहे हैं वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके, जिन्हें जलवायु संकट में बहुत कम योगदान दिया है। उसके बाद अगला देखते हैं कि शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा क्या है। तो सम्मेलन में शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा अपनाया गया। इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सुभेद्य समुदायों के लोगों को वर्ष 2030 तक ऐसे प्रभावों का सामना करने में सक्षम बनाना है। अनुकूलन प्रतिबद्धता की पुष्टि क्या है। तो सरकारों के बीच वैश्विक यानी अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य तथा प्रथम वैश्विक स्टॉक टेक के संदर्भ में सूचित करना की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी है। जिसमें है स्टॉक टेक को पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु की गई सामूहिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया। पंचवर्षीय कार्यक्रम क्या है। तो विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने हेतु एक नए पंचवर्षीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद अगला पॉइंट है कि फॉस्टेट्स है ना एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप 28 देशों के नेताओं और यूरोपीय संघ ने FCLP की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य COP26 में की गई प्रतिबद्धताओं को लागू करने हेतु विश्व की सरकारों, समुदायों और व्यवसायों को समेकित करना है। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं कि भारत की भागीदारी क्या है इसमें। तो इन आवर लाइफ टाइम, ठीक है, कैंपेन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तहत प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय NMNH ने संयुक्त रूप से इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य 18 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं को सतत जीवन शैली के संदेश वाहक बनने के लिए प्रेरित करना है। अगला देखते हैं कि दीर्घकालिक निम्न कार्बन उत्सर्जन रणनीति क्या है। LEDS क्या है। यह रणनीति ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी। इससे जीवाश्म ईंधनों का संक्रमण एवं न्याय संगत, सुचारू, टिकाऊ और सर्वसमावेशी तरीके से किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि 6 रणनीतिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। तो क्या है कि भारत ने ऊर्जा परिवहन, शहरी उद्योग, कार्बन डाइऑक्साइड का निम्नीकरण और वन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें से बिजली और उद्योग क्षेत्र में मिलकर भारत के CO2 उत्सर्जन में 3/4 से अधिक का योगदान करते हैं, जबकि परिवहन और शहरी प्रणालियों में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे मुद्दों, ठीक है, जिनका समाधान नहीं हो पाया है तो कौन है। तो COP27 जीवाश्म ईंधन पर अंकुश लगाने या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने पर किसी भी नए समझौते को शामिल करने में विफल रहा है। उसके बाद है कि वैश्विक जलवायु वित्त 2019-20 की जितनी जरूरत है उसका केवल 1/3 ही उपलब्ध है। वर्ष 2009 में होगन
सम्मेलन के दौरान धनी देशों ने इस वित्त पोषण का संकल्प लिया था, लेकिन आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह लक्ष्य अभी अधूरा है। अगला पॉइंट है कि हानि और क्षति को कैसे स्थापित किया जाएगा तथा इसे कैसे वित्त पोषित किया जाएगा, और इस पर अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नए विश्लेषण ने चेतावनी दी है कि विकासशील देशों को मिलने वाले अनुकूलन वित्त की मात्रा वर्तमान में जरूरत से 5 से 10 गुना कम है। उसके बाद अगला निष्कर्ष देखते हैं कि COP27 ठोस प्रगति हासिल करने और जलवायु एजेंडे पर नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि कर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के भी पर्याप्त अवसर है। यह भी वैश्विक जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में योगदान देगा। अगला पॉइंट है कि भारत ने COP27 में अपनी इक्विटी को संरक्षित करने और विकासशील देशों के निर्वाचन क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए सही कदम उठाया है। अगला पॉइंट है कि भारत अपनी प्रतिबद्धताओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने का बड़ा बीड़ा उठाने के लिए अपनी आगामी अध्यक्षता का उपयोग करने के लिए बेहतर स्थिति में है। तो दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों आप अच्छे से जरूर इसको सुने, ध्यान से सुने और शॉर्ट नोट जरूर बनाएं जिससे आपको बाद में काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।